हेलो एवरीवन, एएफ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो गाइज, आज हम लेकर के आए हैं पेट एग्जाम का सुपर फास्ट रिवीजन, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो लगातार बने रहिएगा और क्लास को लास्ट तक के देखिएगा। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की हैं? आपको बताना है कि जो हमें ऑप्शन दिए हैं उनमें से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की हैं। क्या क्या है शर्तें निर्धारित की हैं? ऑप्शन दिया गया है बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिकरण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। ऑप्शन बी दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण अधिनियम। ऑप्शन सी दिया गया है बैंकिंग विनियमन अधिनियम। ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। कौन सा होगा? ए राइट होगा। बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970, ये हमारा राइट हो जाएगा। इसमें क्या हुआ था? इसमें सरकार द्वारा बैंकों पर प्रशासनिक नियंत्रण और वित्तीय अनुशासन के उद्देश्य से वर्ष 1969 में क्या किया गया था? 14 बैंकों का तथा 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने का? 1969 में कितने का किया था? 14 बैंकों का किया था। और 1980 में किया था 6 बैंकों का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में नई आर्थिक नीति क्या है? 1991 में नई आर्थिक नीति एनआईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम क्या पूछा गया है? प्राथमिक परिणाम पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा होगा? कौन सा था? ऑप्शन दिया गया है राजकोषीय नीति सुधार। ऑप्शन बी दिया गया है मौद्रिक नीति सुधार। ऑप्शन सी दिया गया है वैश्वीकरण। ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा 1991 में नई आर्थिक नीति एनआईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? आपको ये बताना है कि प्राथमिक परिणाम कौन सा था। तो बताइएगा कौन सा होगा इनमें से। ऑप्शन दिया गया है राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति सुधार, वैश्वीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा होगा? सी राइट होगा। वैश्वीकरण। क्या होगा? वैश्वीकरण होगा। इसमें क्या हुआ था? 1991 में एक महान आर्थिक संकट आया था। क्या आया था? संकट आया था। उससे उबरने के उद्देश्य से तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे उस टाइम पर। पीवी नरसिंह राव ने और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जो थे, जो अब प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण करने का फैसला लिया। क्या किया? आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण करने का फैसला लिया और अर्थव्यवस्था में उदारीकरण तथा बाजार के निजीकरण में भारतीय विश्व के बाजारों के लिए तथा वैश्विक बाजार के लिए भारतीयों की पहुंच को सुगमता दी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किसे भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। बताइएगा किसे जाना जाता है? किसका पूछा है? भारत का पूछा है। इसमें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर अरुण कृष्णन। ऑप्शन बी दिया गया है एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन सी दिया गया है वर्गीज कुरियन। ऑप्शन डी दिया गया है सैम पित्रोदा। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है, ये बताना है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन जो है उन्हें क्या जाने जाते हैं? हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और किसके जनक के रूप में? भारत की हरित क्रांति के जनक के रूप में। विश्व की हरित क्रांति के रूप में बताओ कि कौन जानते हैं? वैश्विक हरित क्रांति के रूप में कौन जाने जाते हैं, ये बताओ। ये जाने जाते हैं नॉर्मन बोरलाग। कौन जाने जाते हैं? नॉर्मन बोरलाग जो है वे विश्व के जाने जाते हैं। किसके जाने जाते हैं? विश्व के जाने जाते हैं हरित क्रांति के रूप में। बोरलाग। अभी बताओ कि हरित क्रांति आई कब थी? आई थी 1960 में। कब आई थी? 1960 में आई थी हरित क्रांति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? आपको बताना है। संविधान के लिए किसके लिए पूछा है? संविधान के लिए पूछा है कि संविधान के लिए डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? किसके संविधान से प्रेरित है, ये बताना है। ऑप्शन दिया गया है यूएसए, फ्रांस, आयरलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
कौन सा होगा? सी राइट होगा आयरलैंड के। क्या है? आयरलैंड के सिद्धांत से ही हमने क्या लिया है? नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत लिया है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? हमारा ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में किसमें पूछा गया है? अनुच्छेद 19 में पूछा गया है कि कौन सा अधिकार शामिल है। तो बताइएगा कौन सा अधिकार शामिल हो जाएगा। हमारा ऑप्शन दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के लिए पूछा गया है कि अनुच्छेद 19 में क्या अधिकार शामिल है। तो बताइए कौन सा अधिकार शामिल है। इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? बी राइट होगा। वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। और किस में है? अनुच्छेद 19 में है। 19 से कितना है ये? 1922 तक। 19 से 22 तक। अब ये बताओ शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में है? शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो किस में है? कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 23 और 24 में है। किस में है? 23 और 24 में। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस में है ये भी बताओ। ये है 25 से 28 में। अनुच्छेद कितने में है? 25 से 28 में है। 25 से 28 में क्या आता है? धर्म का स्वतंत्रता अधिकार आता है 25 से 28 अनुच्छेद में। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में लोकसभा कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपको बताना है संसदीय प्रणाली में। किसमें बताना है? संसदीय प्रणाली में बताना है कि लोकसभा कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो बताइएगा किसके प्रति होगी। ऑप्शन दिया गया है विधानमंडल के, ऑप्शन बी दिया गया है जनता के, ऑप्शन सी दिया गया है न्यायपालिका के, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा संसदीय प्रणाली में लोकसभा कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है ये बताना है आपको। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? ए राइट होगा। विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो गया इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है एक हॉर्स क्या है? एक हॉर्स पावर लगभग कितने वॉट के बराबर होती है? आपको बताना है एक हॉर्स पावर के बारे में बताना है कि एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होती है। तो बताइएगा कितने वाट के बराबर होती है। ऑप्शन दिया गया है 746 वाट, ऑप्शन बी दिया गया है 748 वाट, ऑप्शन सी दिया गया है 756 वाट, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक हॉर्स पावर लगभग कितनी वाट के बराबर होती है ये बताना है आपको। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। कौन सा होगा? ए राइट होगा। 746 वाट की बराबर होती है। कितने बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की, किसकी पूछा है? भारतीय संविधान की पूछा है कि मुख्य विशेषता नहीं है। नहीं है पूछा है, ना कि है। ऑप्शन दिया गया है लिखित और विस्तृत संविधान, ऑप्शन बी दिया गया है द्विस्तरीय सरकार, ऑप्शन सी दिया गया है एकल नागरिकता, ऑप्शन डी दिया गया है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो इनमें से ऑप्शन बताओ कौन सा राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है पूछा गया है। तो नहीं है बताना है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? बी राइट होगा। द्विस्तरीय सरकार जो है क्या है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। हमारे देश में कितनी स्तरीय है? हमारे देश में त्रिस्तरीय हैं। कितनी स्तरीय? त्रिस्तरीय हैं। कौन सी है? केंद्र और राज्य तथा स्थानीय स्तर को सरकार का अस्तित्व मिला है। कितनी को मिला है? 3 स्तर को मिला है। किसको? एक तो हो गया केंद्र, एक हो गया राज्य और तीसरा कौन सा हो गया? स्थानीय स्तर हो गया, जिसे क्या मिला है? सरकार के अस्तित्व में आई है, सरकार के अस्तित्व में लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? आपको क्या बताना है कि हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताना है कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है।
नहीं है बताना है। बताइएगा कौन सी नहीं होगी। ऑप्शन दिया गया है कोयला का जलना, कोयल लिखा हुआ है इसमें, कोयला है, कोयला का जलना। ऑप्शन बी दिया गया है भोजन का पचना। ऑप्शन सी दिया गया है कागज का जलना। ऑप्शन डी दिया गया है पानी का भाप में रूपांतरण। तो बताइएगा इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? डी राइट होगा। पानी का भाप में रूपांतरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरिया निम्न में से किसका रोग है। आपको बताना है कि पायरिया जो रोग होता है वो इनमें से किसका रोग है। क्या है? पायरिया। पायरिया के बारे में बताना है कि पायरिया निम्न में से किसका रोग है। तो बताइएगा किसका होगा? नाक का, मसूड़ों का, हृदय का या फेफड़ों का। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है। कौन सा है? बी राइट है। पायरिया का है। किसका है? पायरिया जो है मसूड़ों का है। किसका है? मसूड़ों का है। मसूड़े में क्या होता है? सूजन आ जाती है, खून आता है, और क्या होता है? मुंह में से बदबू भी आती है। और ये किस विटामिन की कमी से होता है? ये होता है विटामिन सी की कमी से। किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है पायरिया रोग। और ये प्रचुर मात्रा में विटामिन सी हमें मिलता किससे है? आंवला से मिलता है हमें प्रचुर मात्रा में। क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है हमें आंवला से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोएम एक ऊतक है, निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। आपको बताना है कि फ्लोएम जो है एक ऊतक है। क्या है? फ्लोएम एक ऊतक है और निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। बताइएगा किसमें पाया जाएगा। ऑप्शन दिया गया है पौधों में, स्तनधारियों में, जानवरों के प्रजनन अंगों में या कीटों में। तो इनमें से बताना है आपको कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्लोएम एक ऊतक है, वो किस में पाया जाता है ये बताना है आपको। तो ये पाया जाता है पौधों में। किस में पाया जाता है? फ्लोएम पौधों में पाया जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। पौधों में पाया जाता है फ्लोएम ऊतक। अब ये बताओ कि फ्लोएम जो है वो पौधे के किस भाग में पाया जाता है। भाग बताओ किस में पाया जाता है। तो ये जड़ में भी पाया जाता है, तने में भी और पत्ती में भी। किस में पाया जाता है? जड़, तना, पत्ती में फ्लोएम पाया जाता है। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य जाइलम की तरह ही है। जैसे जाइलम जो है क्या करती है? मुख्य कार्य है जल को तने तक पहुंचाना, जड़ तक पहुंचाना और पत्तियों तक पहुंचाना। तो यही कार्य क्या है? यही कार्य फ्लोएम का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। आपको बताना है जो भारत की पंचायती राज व्यवस्था है। क्या है? भारत की पंचायती राज व्यवस्था है, उसके कितने स्तर हैं। तो बताइएगा कितने स्तर होंगे। ऑप्शन दिया गया है 1 स्तर, 3 स्तर, 2 स्तर या 4 स्तर। तो इनमें से ऑप्शन बताओ कौन सा राइट होगा। कितने स्तर हैं ये बताना है। तो इसके 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इनमें से? इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? बी राइट होगा। अब इनके नाम भी बताओ कि 3 स्तर होते कौन से हैं। बताओ क्या है। तो यह ग्राम स्तर होता है, जिसमें क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है। ग्राम स्तर पर क्या होता है? ग्राम पंचायत होती है, जिसमें क्या होता है? प्रधान बनते हैं। ये तो सभी को पता है। अब दूसरी क्या हो गई? मध्यवर्ती, वो हो गई क्षेत्र पंचायत। दूसरी क्या हो गई? क्षेत्र पंचायत हो गई। और तीसरी कौन सी हो गई? जिला स्तर पर हो गई जिला पंचायत। क्षेत्र स्तर पर कौन सी हो गई? क्षेत्र पंचायत हो गई। और जिला स्तर पर कौन सी हो गई? पंचायत हो गई, जिला पंचायत। तो ये कितने स्तर हो गए? ये 3 स्तर हो गए। अब ये बताओ कि पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम जो है कहाँ पर प्रारंभ हुआ था। बताना है आपको कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुई थी। तो ये हुई थी राजस्थान के नागौर में। कहाँ हुई थी? राजस्थान के नागौर में हुई थी। और कब हुई थी? 1959 में हुई थी। कब हुई थी? 1959 में ये प्रारंभ हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले से ये प्रारंभ हुई थी। ओके गाइज। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड क्या है, कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है? कार की बैटरी में। ऑप्शन दिया गया है एसिटिक एसिड। ऑप्शन बी दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन सी दिया गया है नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन डी दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड। तो बताइएगा इनमें से कौन सा एसिड है जो कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या किया जाता है? कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत और श्वेत का अर्थ है। आपको बताना है श्वेत और श्वेत का अर्थ। तो बताइएगा क्या होगा। स्वच्छ और पसीना होगा, सफ़ेद और मनमाना होगा, सफ़ेद और पसीना होगा, या निजी और सफ़ेद होगा। तो इनमें से ऑप्शन बताओ कौन सा राइट हो जाएगा। श्वेत और श्वेत का अर्थ बताइएगा कौन सा होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या होगा, सी राइट होगा। श्वेत का सफ़ेद होता है और श्वेत का क्या होता है, पसीना होता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट हो गया। ये हिंदी का क्वेश्चन था। किसका क्वेश्चन था, ये हिंदी का क्वेश्चन था आपका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है। बताओ खाक में मिलना किस क्या है, खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ बताओ क्या है। सब कुछ नष्ट हो जाना, बेचैन या परेशान होना, दबी हुई बात फिर से उभरना, अकड़ में रहना। इनमें से ऑप्शन बताओ कौन सा होगा खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ। ये मुहावरा दिया गया है तो मुहावरे का अर्थ बताओ क्या है। तो ये है सब कुछ नष्ट हो जाना। क्या है, सब कुछ खाक में मिल गया, सब कुछ नष्ट हो गया। तो नष्ट हो जाना है, हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है अनिल का पर्यायवाची शब्द। बताइएगा क्या होगा अनिल का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन दिया गया है पवन, चक्रवात, अनल, पावस। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो बताओ क्या कौन सा ऑप्शन राइट है। अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पवन है। क्या है, पवन है अनिल का पर्यायवाची शब्द। और बताइएगा और क्या क्या होंगे इसके अर्थ। अनिल के और पर्यायवाची शब्द बताइएगा, अर्थ बताइएगा क्या होंगे। समीर भी बोलते हैं, वात और पवमान भी बोलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त का विलोम शब्द है। किसका विलोम शब्द पूछा है, गुप्त का। गुप्त का अर्थ क्या होता है, छुपा हुआ। गुप्त का विलोम शब्द क्या है, बताइएगा क्या है। ऑप्शन दिया गया है निष्ठ, जानना, प्रकट, गुण। विलोम शब्द पूछा है, न कि पर्यायवाची। देख लेना आप, जहाँ पर पर्यायवाची पूछा जाएगा वहाँ पर्यायवाची लिखना है, और जहाँ विलोम पूछा जाएगा वहाँ पर विलोम लिखना है। तो बताइएगा गुप्त का विलोम शब्द क्या है। निष्ठ है, जानना है, प्रकट है, या गूढ़ है। तो गुप्त का क्या होता है, गुप्त का होता है प्रकट होना। विलोम क्या होता है, प्रकट होना। गुप्त हो गया छुपा हो, और प्रकट हो गया सामने आना। तो यही क्या हो गया, इसका विलोम हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सद्भावना का संधि विच्छेद क्या है। आपको बताना है सद्भावना, सद्भावना का किसका बताना है, सद्भावना का बताना है कि सद्भावना का संधि विच्छेद क्या है। तो बताइएगा क्या होगा। सम प्लस भावना होगा, सत प्लस भावना होगा, श प्लस बधावना होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी सी राइट होगा, सॉरी बी राइट होगा। कौन सा होगा, बी राइट होगा। सद्भावना क्या होगा, सद्भावना जो है सद्भावना का क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। सद्भावना का क्या होगा, संधि विच्छेद होगा सद्भावना। ओके गाइस। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द अनामलाई रेड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है। क्या पूछा गया है, द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है। किसकी खोज पूछी गई है, प्रजाति की खोज पूछी गई है, और किस राज्य में की गई है। तो बताइएगा केरल, असम, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये बताना है आपको कि कौन से राज्य में द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की है। तो ये बताना है, बताइएगा किस राज्य में की गई है। बताइएगा किस राज्य में की गई है। तो ये की गई है केरल में। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। केरल में की गई। कहाँ पर की गई है, केरल में की गई है। और केरल में कहाँ पर की गई है, पांची वांजनी वन्य जीव अभ्यारण्य में। कहाँ पर, पांची वांजनी वन्य जीव अभ्यारण्य में की गई है। ओके गाइज। और ये पांची वांजनी वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में कहाँ पर है, यह त्रिशूर में स्थित है। कहाँ पर है, त्रिशूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है। आपको बताना है कि जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है। तो बताइएगा किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है जागृति। क्या पूछा गया है, जागृति के बारे में पूछा गया है। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है, ये बताना है आपको। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है।
ऑप्शन दिया गया है आयकर, उपभोक्ता जागरूकता, जलवायु परिवर्तन, क्रिप्टो मुद्रा। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये बताना है आपको। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा होगा? बी राइट होगा, उपभोक्ता जागरूकता। क्या है? उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित है जागृति शुभंकर। और ये किस लिए किया गया है? उपभोक्ताओं को सशक्त और जागरूक बनाने के लिए। क्या किया गया है? किस लिए किया गया है? उपभोक्ता को सशक्त और जागरूक बनाने के लिए ये उपभोक्ता मामलों के विभाग ने किया है। किसने किया है? उपभोक्ता के विभाग ने किया है जागृति नामक एक शुभंकर का लॉन्च। इसमें क्या है? इसमें जागृति नामक एक शुभंकर को इसके सभी मीडिया अभियानों में जागो ग्राहक जागरो टैगलाइन के साथ दिखाया जाएगा। क्या किया जाएगा? जागो ग्राहक जागो टैगलाइन के साथ में दिखाया जाएगा इसमें। सो गाइज, आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट गए हैं। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।